बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज एक बड़े अहम टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करनी है, बल्कि आप लोगों को फिर से एक बात याद करानी है। मॉर्निंग एट होम में मॉर्निंग विद जुगन भी जब इस शो का नाम था तो हमारी कोशिश यही होती थी कि सिर्फ इंसानों की और ह्यूमैनिटी की हम बात ना करें, बल्कि जानवर, चरिंद परिंद, पौधे, इन सब चीज़ों को अपनी गुफ्तगू का हिस्सा रखा करें। डेली बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी न किसी अहम या इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करें। सो आज मैंने बात करनी है स्पेशली जानवरों की। मैं पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि बहुत से लोगों को जानवर रखने का पहले से भी ज़्यादा शौक़ हो गया है, लेकिन उन जानवरों को रख के जो उनका हाल किया जाता है वो एक्चुअली एनिमल क्रूअल्टी और जुल्म की इंतहा है। हर बंदे को शौक़ है कि भाई ओ हमारे पास कोई इम्पोर्टेड डॉग या कोई इम्पोर्टेड कैट या कोई इम्पोर्टेड चिड़िया, कोई ऐसी चीज़ हो। आजकल कॉकटूज़ का बड़ा ट्रेंड आया हुआ है, बड़े महंगे तोते होते हैं लाखों के। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जी हम कह सकें जी हमारे पास तो 2 डॉग्स हैं, हमारे पास 2 कैट्स हैं, या ओ हमारे पास तो बहुत सी बर्ड्स हैं। लेकिन जब आप किसी जानदार चीज़ को घर लेके आते हैं तो आप उसकी ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं। तो जब आपने किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी उठाई है तो उसको पूरे तरीके से निभाए। तो एवरीबडी, मतलब ये मैं इसमें ज़्यादातर लोगों को इंक्लूड कर रही हूँ। जो एनिमल लवर्स हैं वो तो डे 1 से जानवर रख रहे हैं। अब मेरी फैमिली में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जानवरों का बहुत शौक़ है, हमारे घर में भी बहुत से जानवर हैं। लेकिन व्यूअर्स, अगर हमने डॉग्स रखे हैं, कुत्ते रखे हैं, तो हम ये कह के उनको बुरी तरीके से नहीं ट्रीट करते या उनके साथ बुरा सलूक नहीं करते कि ये तो पलीत है। देखिए, अगर कोई चीज़ आपको पलीत लगती है या बुरी लगती है या साफ़ नहीं रखती तो उसको घर ना लेके आएँ। आपने उसको घर लेके आना है, लोगों को दिखाना है कि आपके पास जानवर हैं, लेकिन आपने उनका ख्याल नहीं रखना। ये किस किस्म की इंसानियत है? ये किस किस्म का इंसाफ है? जो चीज़ मुझे हैरान करती है, अब हम बात कर रहे थे आज अपना शो शुरू करने से पहले, तो हमारे साथ किसी ने ये बात शेयर की कि उनके आसपास नेबर्स में किसी ने ये जो चूज़े होते हैं छोटे, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हुए हुए, रंग बिरंगे पिंक कलर के, ग्रीन कलर के, डिफरेंट कलर्स के लोग चूज़ों को डाई कर देते हैं। एक तो ये कितनी गलत बात है। आप सोचें कि अगर उनके फ़र को इस तरह से किया जा रहा है या उनके फेदर्स को इस तरीके से कलर किया जा रहा है, अगर आपको या मुझे किसी को हमें डाई के अंदर या ब्लीच के अंदर डाल दे, आप सोचें कि स्किन पे उनके क्या असर होता होगा। और छोटे छोटे से चूज़े, उनके ऊपर कलर लगा देना। अच्छा चलो लगा दिया, तो किसी के बच्चे ने पिछले दिनों उसको सिर्फ मतलब साबुन डाल के मशीन के अंदर 2-4 चूज़े उसके अंदर डाल के धो दिए, ऑब्वियसली वो मर गए। सो छोटे छोटे कछुए घर लेके आना, चिड़ियाँ लेके आना, फ़िश वगैरह, मछलियाँ वगैरह भी लोग लेके आते हैं अपने बच्चों के लिए। भाई अगर आपने लेके आने हैं तो तब लेके आएँ अगर आपको पता है कि आपके बच्चे उनको संभाल सकते हैं या आपके बच्चे उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं करेंगे। ज़ोर ज़ोर से पकड़ के उन चूज़ों को, उन जानवरों को, उनकी मिज निकालना, 12-12 चिड़ियाँ लेके आना और कहना कि भाई वो हमारे पास तो 12 तोते हैं, और फिर 6 दिन के बाद कहना ओहो वो तो सारे मर गए, हमारे पास बस 2 रह गए हैं। वो तो मर ही जाते हैं। भाई जब वही जानवर बाहर होते हैं, जब यही चरिंद परिंद बाहर नेचर में होते हैं, जब वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे होते हैं, तो तब तो उनका ये हाल नहीं होता। लेकिन जब इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है वो अपने पास जानवर लेके आती है तो वो फिर उनका ये हाल करती है। बहुत ही शॉकिंग और हॉरिबल बात है ये। व्यूअर्स, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई चिड़ियों के लिए पानी डालो, दाना डालो उनके लिए, इस मौसम में बड़ी गर्मी होती है। मैं तो ये बार बार एम्फसाइज़ करती हूँ कि भैया अपने कुत्ते या बिल्लियाँ या कोई भी जानवर अगर अपने घर में रखे हुए हैं तो दिन में कम से कम 3-4 दफ़ा अच्छे से उनके बर्तनों को धो के उनमें साफ़ पानी डालें उनके लिए पीने के लिए, और गर्म पानी नहीं, थोड़ा ठंडा पानी। उनको नहलाएं, उनका ख्याल रखें। बाहर के ममालिक में देखें, लोग अपने बिस्तरों तक में जानवरों को सुलाते हैं। इंसान इतने साफ़ नहीं होते जितने उन्होंने अपने जानवर रखे हुए होते हैं। देखिए व्यूअर्स, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से जिन चीज़ों की एहतियात करनी है उस पर मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही, लेकिन अगर आपके इतने ज़्यादा टेक्निकल मसाइल हैं कि अगर आप कुत्ता लेके आएंगे लेकिन आप उसको नहलाएंगे भी नहीं, आप उसको खाना भी नहीं डालेंगे, उसको डॉक्टर पे भी नहीं लेके जाएंगे, उसकी सारी ज़रूरियात नहीं पूरी करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला से उस जानवर की ज़िम्मेदारी ना लें।
बिकॉज जैसे ही आप कोई जानवर उठा के अपने घर ले आते हैं तो एक तरह से आप अल्लाह मियाँ के साथ एक अनसेड डील करें कि अल्लाह ताला ये अब मेरे ज़िम्मे आ गया, क्योंकि वो तो बेज़बान है। सो उस बेज़बान की अगर जिम्मेदारी उठाई है तो फिर पूरी तरीके से उठाएं। उसी तरह जिस तरह अगर आप किसी खुदा न खास्ता किसी यतीम बच्चे को घर में लेके आके उसकी किफ़ालत करते हैं, अगर आप उसका ख्याल रखते हैं तो फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। उसको ला के उसके साथ ज़्यादती करना या उसके साथ बुरे तरीके से पेश आना ये गलत बात है। जानवर हो गए, चाहे चूंटी तक हो गई, उसको हम क्यों तकलीफ़ पहुंचाएं, क्यों हम ज़्यादतियाँ करें? क्या इस दुनिया में, क्या इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं, बतेरी तकलीफ़ें और मुश्किलात इस दुनिया में नहीं चल रही कि अब हम बेचारे जानवरों के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं? अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो मतलब मोहल्ले में जिस तरह अगर कोई बिल्ली है तो उस बिल्ली को पकड़ के उसकी दुम से कुछ बांध दिया बच्चों ने, या उसको उनको जला दिया, या उनको चीज़ों से पोक किया, उनको पत्थर मारे। हमें तो इन चीज़ों से भी बच्चों को रोकना चाहिए क्योंकि ये जुल्म है। और अगर बच्चों को इस छोटी उम्र पे हम जुल्म से नहीं रोकेंगे और गलत चीज़ों से नहीं रोकेंगे तो कब रोकेंगे? सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, प्लीज़ अगर किसी जानवर को घर लेके आएंगे तो फिर उसका ख्याल भी रखें। और बाहर भी देखिए कितना मुश्किल काम है कि आप अपने घर के बाहर एक कौली में ठंडा पानी डाल दें और एक किसी बर्तन के अंदर कोई खाने पीने की चीज़ डाल दें। अक्सर घरों में रोटियां बच जाती हैं, हड्डियां वगैरह होती हैं, यही चीज़ें डाल के एक बोल के अंदर बाहर रख दें। क्या पता कि उस जानवर की ही दुआ आपको लग जाए। सो व्यूअर्स, चिड़ियों को पानी डालना, दाना डालना, मतलब जानवर अगर आपने घर में रखे हैं तो उनका ख्याल रखना, और उन जानवरों को घरों में ना लेके आए जो जानवर बाहर मतलब वाइल्ड में रहने वाले हैं, जो जानवर पालतू नहीं हैं, जिनका बनता नहीं है घर लेके आना, उनको ना लाएं। मैंने एक तो पहले भी ये वाक़या आप लोगों के साथ व्यूअर्स शेयर किया था कि मैं एक मीटिंग पे गई किसी जगह, तो वो एक घर के अंदर मीटिंग थी, एज एन वो ऑफिस बना हुआ था, ऊपर और नीचे का पोर्शन, और वहाँ पे मैं मीटिंग के लिए गई तो नीचे से ना कहीं से मुझे ऊंची ऊंची ना चाऊ 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 करके ना बहुत लाउड, जैसे कोई जानवर रो रहा है और चीख रहा है, उसकी आवाज़ें आई। अच्छा, दो आवाज़ें आ रही थी, एक ऊंची एक हल्की। अच्छा, उस पूरी मीटिंग के दौरान मैं बैठी रही, बात करती रही, फिर मैंने घूम के कहा, मैंने कहा ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? तो जो शख्स सामने बैठे थे कहते हैं भाई मैं ये दो कुत्ते हैं मेल फीमेल, ये हमें दिए थे, एक बड़ी कोई फैंसी ब्रीड होती है बीजो फ्रीस, फ्रेंच ब्रीड। अच्छा, वो हमें किसी ने दिए तो मैं घर लेके गया तो मेरा छोटा बेटा तो इतना डरे कि वो कमरे से ही ना निकले, तो मैं यहाँ पे इनको दफ्तर में ले आया हूँ। तो मैंने कहा तो वो हैं कहाँ? उन्होंने कहा भाई अगर आपको किसी का पता है तो ये प्लीज़ दे दें क्योंकि हमें तो समझ ही नहीं आ रही हम इनका क्या करें। तो मैंने कहा भाई हुआ क्या है? उन्होंने कहा जी उनको मैंने नीचे हमने बेसमेंट में रखा हुआ है। मैं समझी बेसमेंट में खुली जगह में होंगे। मैंने कहा अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं किसी को ढूंढ के दे दूँगी, बेचारे रो रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ जी आप ले जाएँ। व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैं नीचे गई हूँ बस मेरे दिमाग की नसें नहीं फटी। मैंने दरवाज़ा खोला है और मुझे शदीद जैसे गंदी बदबू नहीं आती, इतनी बुरी बदबू के बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने दुपट्टा ऐसे करके अपने मुंह पे रखा, मैं नीचे गई हूँ। अच्छा, बेसमेंट में कहीं कोई मसला नहीं, इतना सा डब्बा, व्यूअर्स मैं मजाक नहीं कर रही, जिसमें आप बिल्ली का एक बच्चा रख सकते हैं, इतने से डब्बे में दो इतने डॉग्स ठूसे हुए थे। वो फिट भी नहीं प्रॉपर आ रहे थे, उनको बंद किया हुआ था, उनका फर भी वो जो पिंजरे का जाला जैसा होता है उसमें से निकल रहा था बाहर। और चाऊ चाऊ चाऊ, एक ऊंचा ऊंचा और एक बिल्कुल ही जैसे धीमी आवाज़, जैसे कि बिल्कुल ही जान जैसे निकल रही हो। खोला उनको उठाया मैंने। अच्छा, उनसे बदबू आए, उनका हाल ख़राब, किस मुश्किल से उनको घर लेके गई, डॉक्टर पे लेके गई। अच्छा, डॉक्टर पे लेके गई, वो जो फीमेल थी वो तो फौत हो गई, और जो डॉग मेल था वो बेचारा जो है उसमें भी कुछ जान बाकी थी, जो ऊंचा ऊंचा कर रहा था, वो तो लिटरली जो है 24 घंटे के अंदर ही वो मर गई बेचारी फीमेल डॉग। और मेल जो था उस बेचारे को उसका इलाज वगैरह कराया, उसको थोड़ा सेट किया। फिर एक मतलब मैंने सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स फैमिली वगैरह को मैसेज किया कि किसी को अगर ये चाहिए तो बड़ा स्वीट सा डॉग है। तो मेरी एक कज़न ने उसको ले के कराची ले गई और वो बिल्कुल सेट है वहाँ पे। लेकिन व्यूअर सोचें कि जानदार चीज़ के साथ इस लेवल का जुल्म करना, और जिस शख्स से मैंने उनको पकड़ा और उनको लेके गई, आप सोचें कि व्यूअर्स उस बंदे को बिल्कुल भी ये बात अजीब नहीं लग रही थी या बुरी नहीं लग रही थी कि ये जुल्म उसने इन जानवरों पे किया। ओ भाई, ना लो जिम्मेदारी,
और इसके साथ साथ ये भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी लोगों को कि प्लीज़ लोगों के लिए पेट्स और जानवर ख़रीदा ना करें गिफ्ट के तौर पे। जानदार चीज़ गिफ्ट नहीं होती। हाँ जी, अगर आपकी अम्मी ने कहा है कि मुझे बड़ा बिल्लियों का शौक़ है और बस बेटा मैंने अनकरीब बिल्ली ख़रीद लेनी है या मुझे पसंद है, तो फिर समझ आती है कि आपने अपनी अम्मी के लिए कोई पेट ख़रीदा या कोई चीज़ की। लेकिन तब भी बात क्लियर करें, वो सरप्राइज़ की खुशी के अंदर और एक्साइटमेंट के अंदर। और सिंपल बात है व्यूअर्स, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने किसी को अगर मछली भी देनी है किसी के बच्चों को कि 2 मछलियाँ आपने एक बोल में डाल के दे दी, तो वो भी एक जिम्मेदारी है। तो अगले से पहले पूछ तो लें कि उसको वो जिम्मेदारी चाहिए भी कि नहीं। बिला वजह किसी के गले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें। तो व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली जब जानवरों की बात होती है, जानदार चीज़ों की बात होती है। भाई पौधे तक अपने घर के अंदर ना रखें या लगाएं अगर आपने उनका ख्याल नहीं रखना। अगर लगा के उनको सड़ाना ही है, मारना ही है, तो बेहतर है कि फिर आप ना उनको लगाएं। जहाँ हम शजरकारी की बात करते हैं वहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है कि पौधे तक अगर आपने लगाए, एक मनी प्लांट तक अगर आपने एक गिलास के अंदर लगाया है पानी के साथ, तो वो भी एक जानदार चीज़ है, वो आपकी जिम्मेदारी है। सो प्लीज़ जिम्मेदारी वो उठाएं जो आप संभाल सकते हैं। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी आपी, हमारी जान शेफ़ राहीला रशीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अच्छा आपी, आज हम बात कर रहे हैं जानवरों की, चरिंद परिंद की। आप तो खैर हर चीज़ का ही बड़ा ख्याल करती हैं, आपका नेचर ही इतना लविंग और इतना प्यार करने वाला है। लेकिन ये जो मैंने बातें की हैं, क्या आप इनके साथ अग्री करती हैं? जी बिल्कुल एग्री करती हूँ। मेरे बच्चों ने भी ये सारे शौक़ पाले हैं और आखिर मुझे संभालना पड़ा। बच्चे तो चीज़ ले आते हैं शौक़ में, 2-4 दिन खेल के ख्याल भी शायद रख लेंगे, उसके बाद माँ बाप जाने। तो कुछ अर्सा संभाल के फिर मैंने यही बेहतर समझा कि इनको अब आगे कर दूँ। जब नहीं संभाले जाते तो फिर नहीं रखनी चाहिए वाकई चीज़। तो वो सारे जो है ना बच्चों के कुछ दिन के शौक़ होते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी वाकई बहुत बड़ी है ये। और ये वो बेज़ुबान है जो बेचारे मुंह से बोल के आपको बता भी नहीं सकते। आप ही देखिए, अब किसी ने उनको 2 डॉग्स गिफ्ट दे दिए, मैं उनकी भी पोजीशन समझती हूँ, लेकिन ये तो कोई इंसानियत नहीं है कि बेसमेंट इतनी बड़ी होगी जितना हमारा स्टूडियो है, वो तेरी जगह थी। भाई अगर इतना है तो फिर उनको खुला छोड़ देते, कम से कम वो मर तो ना जाते। वो यही कह रहे थे कि वो जो फीमेल डॉग थी वो ट्रॉमे की वजह से मर गई। और इतनी देखे ना, 2 इंसानों को भी आप साथ चिपका के, जेल में भी हम किसी को बंद करते हैं तो हमको इतने से खुद में तो नहीं बंद करते, इतनी जगह तो होती है ना कि इंसान हिल ले। तो आपने जानदार चीज़ों को डब्बे में बंद कर दिया। बहुत जुल्म करते हैं आप ही लोग। और अब तो मजाक बन गया कि किसी की बर्थडे है जी, उनको कछुए ले दिए 2-3 दिन बाद वो मर गए, क्योंकि ना उनको कुछ खाने को डाला, ना उनको कुछ और किया, बस उनको डेकोरेशन की तरह रख लिया। डेकोरेशन पीस को आपको पता है हम इंसान साफ करता है, उसको नीट एंड क्लीन रखता है। बिल्कुल। तो जानवर के साथ तो इतना भी नहीं करते लोग। खैर, आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम हलीम बना रहे हैं। और हलीम बनाने के लिए हमें दाल चना 1 पाव या 1.5 पाव ले लें, आधा पाव ले लें अपने हिसाब से। और हमने आधा पाव लिए दाल मसूर, आधा पाव लिए माश दाल, आधा पाव दाल मूंग, आधा पाव दलिया आप जो का ले लें या गंदम का ले लें। चावल मैंने जैसे ब्राउन चावल यूज़ किए। चिकन बोनलेस 1.5 किलो या 2 किलो, जैसे भी आप जितना बनाना चाहें। प्याज 5 अदद है, अदरक पेस्ट 2 चम्मच, लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, लाल पिसी हुई मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, नमक 2 चम्मच, साबुत गरम मसाला उसको फिर आप पीस लें, और ऑयल 2 कप। अब हमने इसको, अच्छा अब आप ही एक बात है, लोग कहते हैं कि हलीम बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है और मतलब इतनी लंबी प्रोसेस होती है। फिर दूसरा ऑप्शन ये आ जाता है कि लोग वो डब्बे वाली ले लेते हैं। सच्ची बात है आप ही, डब्बे वाली का वो जायका नहीं आता। पता नहीं अजीब ऐसे लगता है कि जैसे आपने कोई मैदा मिक्स कर लिया उसके। बिल्कुल ऐसे ही है। वो दालें भी और बीच में पता नहीं कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन जो दालों का जायका है वो सबसे अच्छी हलीम उसी से बनती है। बिल्कुल। तो तरीका, तो इसके लिए हम सारी दालों को अच्छी तरह देख के उसमें पत्थर कुछ भी चीज़ जो हो साफ़ करके आप उनको 5-6 पानी से अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दें। कम से कम 2-3 घंटे वो भिगी रहें। फिर उनको आप खिलाने के लिए चढ़ाएं तो उसके अंदर नमक, मिर्च, गरम मसाला कूट के वो डाल दें। और थोड़ी सी अगर आपके पास मटन की या बीफ की 2-4 हड्डियाँ हैं तो वो भी उसके अंदर डाल दें, उससे उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और जब दालें गल जाएं तो जैसे मैंने चिकन लिया है
जैसे आप मटन और बीफ का भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन थोड़ा आसान रह जाता है। चिकन बोनलेस लेके उसको हमने गला के अच्छी तरह से उसको भी कूट लिया, और उसके बाद कुछ लोग टमाटर डालते हैं, कुछ नहीं भी डालते। तो हम प्याज ब्राउन करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और टमाटर डालने हो तो टमाटर भी डाल सकते हैं। उसको अच्छी तरह से भून के फिर हम चिकन को अच्छे से भून लेंगे जो हमने उसके रेशे किए हैं। उसके बाद जो दालें हमने बनाई हैं, या तो वो अच्छी तरह गली हों या आप उनको थोड़ा ब्लेंड कर लें, दोनों तरीके हैं। लेकिन बीच में भी गल जाती हैं, थोड़ा बहुत अगर फ़र्क रह जाता है तो वो आप उसको चम्मच से भी कर सकते हैं और ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। वो मिक्स करके और फिर 15-20 मिनट उसको अच्छे से पकाएं। उसके बाद उसमें आप प्याज ब्राउन करके डाल दें, अदरक काट के डाल लें, सब्ज़ मिर्च डाल लें, और आपकी हलीम तैयार। अच्छा, हम तो पहले जो है हमेशा साइड पे देते थे ना ये चीज़ें। अब एक नई चीज़ जिस तरह मैंने हरीसे पे होते हुए देखी है, जो वो भी बड़े मज़े की होती है, कि आपने अदरक को भी ना हल्का सा फ्राई कर लिया। तो जब अदरक आपने पतला पतला काटा, आपने प्याज को ब्राउन किया तड़के पे के लिए ऊपर डालने के लिए, साथ में ही आपने अदरक को भी डाल दिया, तो हल्का सा वो ड्राई हो जाता है, बड़े मज़े का उसका भी जायका, बड़ा अच्छा फ्लेवर हल्का सा हो जाता है, एंड देन दैट्स इट। वंडरफुल। सो एंड एक बात है व्यूअर्स, हलीम लोग नान के साथ खाते हैं, कुछ लोग चावल के साथ भी बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन हलीम इन इट सेल्फ एक मुकम्मल मील है। अगर आप उसको बोल में डाल के विद अ स्पून भी खा लेते हैं तो वो आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन देती है। सो जो लोग बड़े डाइट कॉन्शियस हैं और जो कहते हैं कि यार हलीम नान शान ये वो, आप जस्ट एज इट इज़ हलीम को भी खा सकते हैं। अगर बच्चों वगैरह ने, घर वालों ने विद नान खाना है खाएं, बट अगर आपने उसको थोड़ा हेल्दियर ऑप्शन की तरफ जाना है तो हलीम बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही डिलिशियस चीज़ है। मैं तो जब व्यूअर्स ऑनेस्टली मेरा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, मुझे मेरे काम का सिर पैर नहीं होता, तो मैं अक्सर हलीम का इतना सा एक बॉक्स जो है वो अपने साथ ले जाती हूँ काम पे। लंच टाइम पे भूख लगी, उसको खा लिया, पेट भी भर गया, लंबी देर के लिए भी भरा, और आपको अच्छी न्यूट्रिशन और एनर्जी भी मिल गई। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स हेल्थ एंड फिटनेस की कैसे हो सकता है कि हम बात ना करें। ज़ैनब गोंदल हमें ज्वाइन करेंगी। आज हम उस चीज़ की बात करेंगे जिसकी बड़े अरसे से बात चल रही है, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट। ABC जूस की भी अक्सर बात होती है, और इन 3 वेजिटेबल्स की जनरली, 2 वेजिटेबल्स और 1 फ्रूट की अक्सर बात होती है कि ये बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है। वाई, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारी बहुत ही प्यारी और लाडली सी ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं। न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, और छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े मशवरे भी देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जान? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है वो बेसिकली तो अगर एक तरह से देखें तो एक जूस है। बिल्कुल। हम बहुत से रेस्टोरेंट्स में ऑलमोस्ट हर जगह हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि अगर आपने ड्रिंक्स के अंदर के ABC जूस। अब ABC एप्पल यानी कि सेब, बीटरूट यानी कि चुकंदर, कैरेट यानी कि गाजर, यानी कि सेब, चुकंदर और गाजर का जूस। बिल्कुल। इतना ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में क्यों आया हुआ है? क्योंकि एक तो होता है ना कि कुछ चीज़ें पाकिस्तान में या साउथ एशिया में ट्रेंडिंग में आती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरी दुनिया को बाय स्टॉर्म ले देती हैं। तो ये इसमें ऐसी क्या बात है? ABC जूस को बेसिकली जो एक हाइप हम कह सकते हैं वो मिली है, वो इस तरह से मिली है कि जिसने भी इसको ट्राई किया है उसके जो रिज़ल्ट्स उसने अपनी बॉडी में, अपनी स्किन पे फील किए हैं, वो फिर ज़ाहिर है वर्ड ऑफ माउथ जो है वो आप रोक नहीं सकते, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। अब अगर हम बात कर रहे हैं इसकी कि आपने एप्पल, बीटरूट और कैरेट को मिक्स करके यूज़ किया है, तो सबसे ज़्यादा जो उसका बेनिफिट होगा, ऑफ कोर्स तीनों चीज़ों के अलग अलग जो बेनिफिट्स हैं वो अलग से हैं, उनको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठा जो है, अगर आप जिम जाते हो फॉर एग्जांपल और आपको मसल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, और आप जिम के बाद बीटरूट और कैरेट का जूस जो है उसको यूज़ करते हो, तो आपको मसल क्रैम्प्स जो है वो पड़ने बिल्कुल ऑलमोस्ट कम हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे। अच्छा एक सेकेंड, हम कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं। पहले तीनों के फवाइद डिस्कस करके फिर कॉम्बिनेशन में आ जाए। सेब की तरफ आते हैं। एप्पल, बीटरूट, कैरेट, तो पहले सेब की, फिर चुकंदर की, फिर गाजर की, और फिर इनको, क्योंकि व्यूअर्स एक चीज़ जो हमेशा, जो एक मैंने ज़ैनब से सीख ली है अब ओवर द ईयर्स, इज़ के
कोई भी चीज़ अकेले तो बड़े फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ ऐसी कॉम्बिनेशंस होती हैं जो एक अच्छी चीज़ को सुपर चीज़ की तरफ ले जाती हैं, जिसको सुपर फूड वो बन जाता है फिर। तो वो सुपर फूड का फ़ायदा आपको ज़्यादा होता है। बिल्कुल। वही गाजर जो आपने अकेले खानी है, वही सेब जो आपने अकेले खाना है, वही चुकंदर जो आपने अकेले खाना है, जब आपने साथ ले लिया तो वो 3 गुना ज़्यादा फायदेमंद हो गया, ना कि सिर्फ एक एक बेनिफिट तीनों दे, राइट? बिल्कुल 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 ऐसे ही है। सेब, अगर एप्पल की बात कर रहे हैं तो सेब वाहिद उन फ्रूट्स में से है जो हर बंदा खाता है, हर घर में अवेलेबल होता है और हर सीज़न में अवेलेबल होता है, और लोग जो है वो सेब को बच्चे बड़े बूढ़े सभी खाते हैं। और अगर एप्पल के बारे में हम देखते हैं तो एक बड़ी वो फेमस ये भी है कि जी एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, जो कि बिल्कुल बात सच है। अब लोगों ने आगे उसके बहुत सारे वेरिएंट्स बनाए, बहुत सारे रीज़न्स बनाए, लेकिन मैं जो रीज़न एप्पल पे समझती हूँ कि लोग देते हैं या देनी चाहिए कि एप्पल आप क्यों खाएंगे तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं सेब के अंदर, जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। बीमारियाँ इन सेंस आपको कैंसर से सबसे पहले प्रिवेंट करता है। अगर आप सेब खाना शुरू कर देते हो और आप कैंसर से बच सकते हो तो वाई नॉट। सेब तो आप रोज़ाना भी खा सकते हो, जो कि आपकी सेहत को भी अच्छा कर रहा होगा और आपकी हेल्थ को भी अच्छा कर रहा होगा। अब सेब में 80% पानी है और बाकी तकरीबन 2 to 3% इसमें फाइबर मौजूद है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम उसका छिलका जो है वो उतार देते हैं। अच्छा, बट दैट्स ऑल्सो बिकॉज है ना, आजकल हर जगह ये पढ़ने को भी मिल रहा है कि जो इस तरह के फल होते हैं, सेब हो गया, अमरूद हो गया, जो छिलके समेत खाए जाते हैं, उनका छिलका नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर केमिकल बहुत होता है और वो बड़ा डेंजरस है आपकी सेहत के लिए, और उस पर पता नहीं कोई वैक्स लगाई हुई होती है ताकि उसमें शाइन आ जाए, तो फिर बंदा घबराता ही है ना। दैट्स ट्रू, लेकिन हम उसको एक तरह से ठीक भी कर सकते हैं। वो ये है कि जब भी मार्केट से आप कोई चीज़ लेकर आएँ, एक प्रैक्टिस अपनी बना लें कि उसको डायरेक्टली कभी भी फ्रिज में या फ्रीज़र में मत रखें, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बैक्टीरिया अपने साथ कैरी कर रहा होगा। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि एक चीज़ बाहर रेडी पे या बाहर स्टोर में पड़ी हुई थी तकरीबन 1 दिन 2 दिन के लिए और उसके ऊपर कोई जर्म नहीं होगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आप जो भी चीज़, कोई भी फल है, सब्ज़ी है, कुछ भी है, उसको बाहर से लेकर आएँ, एक बड़े जो आपका बाउल हो, कोई भी बर्तन हो, उसके अंदर वो सभी फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को डालें और उसके अंदर पानी से उसको भर दें और थोड़ा सा उसके अंदर जो है ना वो विनेगर डाल दें और उसको कवर कर दें तकरीबन 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए उसको कवर करें, और उसके बाद जो है उस फ्रूट को बहुत अच्छे से साफ़ करें, उसको धोएं और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें से जितनी भी डर्ट, बात ये कि जितना आपने एफर्ट उसको छीलने में करना है, अगर उतना ही उसको साफ करने में कर दें। अच्छा, एक और चीज, उसको तो वो उसका सेब का वो है मुंह में घूमता रहता है, अब वो जो फाइबर आपको मुंह में जरा वो लग रहा होता है, वो एक्चुअली जो छिलके के उसके जर्रे होते हैं वो जाके आपके पेट के अंदर आपके सारे फासिद मादों को अपना हिस्सा बना के निकाल देते हैं। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट सेब का हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर आपको पेट का, आंतों का कोई भी मसला है तो आप सेब को इस्तेमाल करें, आप बहुत हद तक उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कोई भी फ्रूट्स जो हैं, बहुत कम फूड्स हैं दुनिया में जो आपकी बड़ी आंत तक जाते हैं, बाकी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, एंड एप्पल इज़ वन ऑफ देम, जिसमें जो पेप्टिन आपका एक कंपाउंड मौजूद होता है वो आपकी बड़ी आंत तक जाता है और आपकी बड़ी आंत तक उसको टोटल क्लेंज और डिटॉक्सिफाई करता है। यानी आपकी जितनी भी फासिद मादा है, जितना भी बॉडी का गंद है, वो उसको लेकर बॉडी से निकल जाएगा। और अगर आपकी प्रोडक्शन जो है रेड ब्लड सेल्स की फॉर एग्जांपल वो हो रही है लेकिन वो प्योर नहीं हो रही, तो डेली बेसिस पे अगर आप सेब खाते हो तो वो बहुत हद तक उसकी क्लेंजिंग में भी, यानी उसको साफ़ करके प्योर फॉर्म में उसको बनने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करना शुरू करता है। नंबर 3, बहुत सारे लोगों को जिनको दिल की बीमारियां हैं, दिल के मसले हैं या उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, कंट्रोल नहीं होता, आप अगर एप्पल का इस्तेमाल करते हो तो आपकी जितनी भी जमा हुआ फ़ैट है, जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, वो बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। हम कभी भी टेस्ट कराते हैं, उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हाई आते हैं तो हम या तो गोश्त छोड़ते हैं सबसे पहले, या हम मेडिकेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हम ये देखते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जम गया है नालियों में, उसको कौन साफ़ करेगा?
अगर आप सेब का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो उस कोलेस्ट्रॉल को, जमे हुए फैट को, जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से निकाल देते हैं, तो एप्पल उनमें से एक है जो उसमें हेल्प आउट कर रहा होता है। और आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी टीज में और एप्पल उसमें भी लेकिन इस्तेमाल हो वैरायटी रहा भी है। तो बहुत है सेब की। Yes. सबसे बेहतरीन सेब कौन सा है? जो आपको मिल जाए, जो आप अफोर्ड कर लें, जो आपको लगे कि ये सबसे हेल्दीएस्ट ऑप्शन आपने ख़रीद लिया है, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन है। अब आ जाते हैं बीटरूट की तरफ। चुकंदर। चुकंदर एक ऐसा है जिसकी लड़ाई चल रही है, या वो फ्रूट में है या वो वेजिटेबल जो में भी है बड़ा मज़े का होता है भाई। बहुत। और मुझे हैरान की होती है उन लोगों पे जो घूम के कहते हैं मुझे नहीं चुकंदर पसंद है, उसका जायका नहीं अच्छा। उफ, कच्चा खा लो तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रूट, उसको पका के खा लो तो वो नमकीन चीज़ बन जाती है। चुकंदर का आई थिंक हलवा भी बनता है। यस, बनता है। और पूरी दुनिया में उसका सालन भी बन रहा होता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं बनाते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है चुकंदर खाने का। नहीं, बट देखो ना, चुकंदर गोश्त, हाँ। चुकंदर की सब्जी हमारे घर में तो बहुत रेगुलर बनती है। और एट द सेम टाइम लोग क्या करते हैं, खीरे उसको खीरों के साथ काट के ना वेजिटेबल के तौर पे यूटिलाइज कर लेते हैं, वो भी ठीक है। हाँ, बिल्कुल। चुकंदर का सैलेड बहुत मजे का होता है। चुकंदर का सैलेड साथ में कॉटेज चीज आप ले लो, चुकंदर और उसको कंबाइन करके बड़े मजे की कॉम्बिनेशन है। लेकिन चुकंदर तो वो चीज़ है जो आप किसी भी सिचुएशन में खा सकते हैं, बिकॉज वो नमकीन और मीठे दोनों की कैटेगरी में आ जाता है। बिल्कुल। और फिर भी हम ना खाएं, कितने अफसोस की बात है। और चुकंदर का आप देखें कि जो हाथों को ही रेड कर देता है, जैसे ही आप उसको काटते हैं वो आपके हाथों को रेड करता है, आप खाते हो आपके मुंह को ज़रा एक थोड़ा सा रेडिश टोन दे देता है। तो अगर वो आपकी बॉडी में जा रहा है तो वो आपके खून बनाने में कितना ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होगा, और आपकी जो ब्लड प्रोडक्शन है उसमें कितना ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। लेकिन ना नॉन हीम फॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट ही है। एंड अगेन लाइक फॉर दोज पीपल जो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती है कि हम अपने बच्चों को किस तरह खिलाएं, तो उनके लिए अगेन जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि गाजर काट के आपने बच्चों को पकड़ा दी, खीरे काट के पकड़ा दिए। स्नैक अगर देना है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो फ्राइड चीज़ ही हो। बिल्कुल। तो जब आपने स्नैक के फॉर्म में देना है तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है एज अ स्नैक कि आपने एक जूस बना के उनको दे दिया। अगेन एप्पल, कैरेट, बीटरूट। यस, हम लोग हमेशा ये बात कर रहे होते हैं, और आप ये बात करते हैं कि हम हमेशा बच्चों की ही बात करते हैं। अगर एज बड़े हम खुद उसको स्नैक के तौर पे यूज़ करना शुरू कर देंगे तो बच्चे भी खाएंगे। लेट नाइट क्रेविंग्स में अगर बच्चे आपके साथ जाग रहे हैं, आप ऑर्डर करके खुद खाएं और उनको कहें कि आप कुछ खाओ फ्रूट वेजिटेबल, तो वो नहीं खाएंगे। अच्छा, आप मज़े की डिप भी बना सकते हैं। हम रेस्टोरेंट्स में जाके किस तरह शौक से खाते हैं कि कोई भी अगर डिप आ जाती है तो उसमें हुम्मस हो गया। हुम्मस के साथ अगर आप बीटरूट, कैरेट और खीरे के पीसेस को लगा के खाएं, चिप्स की तरह लगा के खाएं, बड़े मजे का होता है। मुंह पानी आ गया ना। बहुत सारे रेस्टोरेंट सर्व भी बहुत से रेस्टोरेंट सर्व भी करते हैं। अच्छा, उसी तरह अगर आप चुकंदर को कंबाइन मतलब उसी और डिप जरूरी नहीं है हुम्मस ही सिर्फ करें, रायता बना लें। बिल्कुल। और रायते के अंदर आप इन्हीं तीनों, आपने थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा चुकंदर को डाल दिया और उसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह डालते तो बड़े मज़े का एक रायता जैसा बन जाता है। अब जैसे लोग अक्सर वेट लॉस में जब आते हैं करने के लिए तो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आती कि हम खाएं क्या। भाई ये एक चीज़ जो है कि आपने दही के अंदर आपने मिक्स किया है खीरे को, टमाटर को, आप अपनी जो है चुकंदर उसमें अब को आप डाल थोड़ी लें। सी फुल्कियाँ डाल दें या सफ़ेद चने डाल दें, काले चने डाल दें, लोबिया डाल दें, जीरा डालें उसके ऊपर, और आप उसको सिंपल एंजॉय लोगों करें। को बड़ा मीन इसके इन्हीं वेजिटेबल्स के साथ अगर आपने उसको ऑलमोस्ट एक मील बनाना है जो सैलेड से चिढ़ते हैं कि भाई सैलेड आप लोग कह देते हैं कि डाइटिंग में ले लें, तो आप उसमें चने डाल दें, लोबिया डाल दें, काले या सफ़ेद चने या लोबिया डाल दें, इतना सा, और उसके अंदर फिर आपने बेशक थोड़ी इमली की चटनी डाल दी, थोड़ा सा वो डाल दिया, आपकी एक चाट उसके फायदे डबल हो जाते हैं। वैसे ही आपकी बॉडी में जो बेनिफिट्स है, अब जैसे आपने हीम सोर्सेज में और उसमें बात की है नॉन हीम में, तो मज़े की बात यह है कि 100 ग्राम्स अगर चुकंदर का आप लेते हैं तो उसमें 1.2 ग्राम ऑफ फाइबर मौजूद होता है, और आपका जो आयरन एब्जॉर्प्शन है वो तकरीबन 1% उसमें आ रही होती है। तो आपने यानी पूरे दिन में अगर आप एक चुकंदर पूरा खा लेते हो तो आपको खून की कमी या आयरन की डेफिशिएंसी कभी होगी ही नहीं। अच्छा, यहीं पे हम रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चुकंदर के बारे में मज़ीद बात करनी है, गाजर के बारे में बात करनी है, और फिर जब तीनों को कंबाइन करते हैं तो ये एक सुपर ड्रिंक या एक अमेजिंग सुपर फूड की कैटेगरी में कैसे आता है, इस पे बात करेंगे व्यूअर्स ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट
होम डेकोर आर्टिस्ट ने। वैसे तो इनकी डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग में है और बड़ी दफ़ा हम इनसे बात भी कर चुके हैं इसके बारे में कि इधर से किधर आप निकल पड़ी, लेकिन माशाल्लाह काम ही इतना ब्रिलियंट है कि उनके काम से ही हमें समझ आ जाती है। सो हमारे साथ हैं रिहा ईमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा रिहा, आपसे गप कम और काम मैंने आपसे ज़्यादा आज जी, करवाना है बिल्कुल। और थोड़ी देर बाद मैं आपके पास आऊँगी भी गुफ्तगू Alright। करने के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि टेक्सचर आर्ट क्या चीज़ है? अच्छा, बेसिकली आपको पता है पेंटिंग हमारी होती है 2D, आप सरफेस के ऊपर पेंट करते हो। टेक्सचर आर्ट ये होता है वो 3D हमारे पास एक उसे लुक दी जाती है विद द हेल्प ऑफ, उसमें टेक्सचर ऐड किया जाता है डिफरेंट तरीक़ों से, समटाइम सैंड ऐड करके, समटाइम प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐड करके, ताकि उसमें एक 3D एक उभरा हुआ एक टेक्सचर आए पेंटिंग के अंदर और वो ज़्यादा रियलिस्टिक लुक दे। सो आज आप टेक्सचर आर्ट के थ्रू क्या बनाने जा रही हैं? अच्छा, आज हम उसके बिल्कुल बेसिक्स को बेस सेट करेंगे, उसके बेसिक्स के थ्रू हम उस पर स्टेंसलिंग करेंगे और उसके बाद उस पर कोई टेक्स्ट लिखेंगे, तो वो Awesome। फिर इंशाल्लाह। चलो रिया, तो आप अपने काम की तरफ आ जाओ। यहाँ पे व्यूअर्स हम थोड़ा सा आपको टेक्सचर आर्ट के, ये सारा टेक्सचर आर्ट है राइट? नहीं, ये Almost, डिफरेंट different। इसके ऊपर वर्क हुआ हुआ है। टेक्सचर आर्ट के कुछ पीसेस हैं वो हम बाद में उसके आइए करते हैं। जरा एक दफ़ा जरा आई जस्ट जी, वांट जी। टू गिव पीपल एन आइडिया कि Alright, हम alright, बात क्या sure। कर रहे हैं, ताकि जब हम Like बनाना, this? जैसे कि ये है, अब ये बेस जो है आपने कर दी, जी, बना बिल्कुल। दी, और इसके ऊपर फिर हमने एक, ये आप देखेंगे एक उभरा हुआ टेक्सचर है। ये क्या है, मटेरियल क्या है? ये इसमें ये बेसिकली इसकी जो बेस होती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस अच्छा। होता है और कुछ इसमें एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं ताकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा की जा सके। अब जैसे ये आपने किया तो इसके अंदर आपने ग्लिटर डाला, ग्लिटर डाला जी, ये भी एक टेक्सचर के उसमें आता है। एक टेक्सचर Like का this। वो इसकी आप बेस देखेंगी, ये स्मूथ बेस होगी। इसकी आप बेस देखेंगे, आपको बेस में भी Rough है। टेक्सचर नजर आएगा। बट जी, यू सी बिल्कुल। इट्स ऑल अबाउट टेक्सचर्स नाउ जी, राइट? ये क्या है? ये तो हमारी प्लेट है ये तो वर्किंग पैलेट के तौर पे वर्किंग है। हाँ पैलेट, जी, वर्किंग set पैलेट की भी हुई अपनी है, तरह जी, बिल्कुल। खूबसूरत सी बनाई हुई है जी, आपने। बिल्कुल। आ जाओ, तो आप अपने काम की तरफ आ जाओ Alright। एंड सिर्फ इतना बता दो कि इस किस्म की चीज़ के लिए बेसिक हमें चीज़ें क्या चाहिए होती हैं? अच्छा, इसके बेस कैनवस पे भी सेट की जा सकती है, लेकिन मैं जो इसमें काम करती हूँ MDF वुड पे काम करती हूँ क्योंकि ज़्यादा रिलायबल भी है और कुछ ये टेक्सचर और long lasting भी है ना? भारी हो जाता है ना काम थोड़ा, तो उसके लिए ये हो जाता है कि ये इजी होती है हैंग करनी और ये सपोर्ट कर लेती है उसको ना। और जो हमारा वो होता है कैनवस होता है उसके अंदर आफ्टर श्रिंकेज सम टाइम ये होता है कि ये श्रिंक हो जाता है टेक्सचर, तो उसके अंदर रिंकल्स आ जाते हैं। इसमें ये खतरा नहीं होता, नहीं आपकी होता। बेस स्ट्रॉन्ग होती है। अब देखिए ना, इस किस्म की चीज़ आप सोचे कि एक बड़े स्केल पे बनी हुई हो या इस तरह के आपने टाइल्स बना के एक मिक्स एंड मैच करके एक डेकोर बनाया हुआ वॉल पे, तो आपका बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म की फील आ जाती है। अब जैसे कि ये वाला राइट, अब ये देखिए इस तरह करके आपने वेरियस डिफरेंट डिज़ाइंस का एक बना लिया पूरा, जी बिल्कुल। एक कोलाज, या आपने बड़े साइज में बना लिया, बट यंग लोगों के लिए, बच्चों के लिए जी, बिल्कुल। अक्सर मोटिवेशनल बातें होती हैं, जी बिल्कुल। कीप योर स्ट्रगल ए सीक्रेट अंटिल यू सक्सीड, यू नो। तो इस किस्म की चीज़ें मोटिवेशनल बच्चों के ये भी बिल्कुल ऐसे कमरों ही में लग सकती हैं। किचन में अक्सर बच्चे जो हैं जो बदतमीजियाँ करते हैं, नोटिस कीप किचन क्लीन, बिल्कुल these are ऐसे little ही। क्यूट थिंग्स, वो आपके घर के डेकोर को और उसमें एक अपनायत भी ले बिल्कुल आती ऐसा है। ही है, बिल्कुल ऐसा सो आप अपना काम करें, मैं ज़रा वापस आऊँ बीटरूट के पास। हाँ जी ज़ैनब, हम बात कर रहे थे एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट की। सेब की बात हुई, बीटरूट पे थोड़ी सी बात रह गई थी। चुकंदर के बारे में मज़ीद आप हमें क्या बताएं? चुकंदर के बारे में यही बताऊंगी कि जैसे हम एनर्जी के लिए कुछ भी इंस्टेंट एनर्जी की सोर्सेज जो है वो देख रहे होते हैं, तो जो बीटरूट होता है ये एक आपका बहुत अच्छा इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स हो सकता है, जिसको अगर आप जूस की फॉर्म में कंज्यूम करते हो, सैलड की फॉर्म में करते हो, वो दोनों ही फॉर्म्स में या कुक्ड फॉर्म में भी इवन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। अब अगर आप उसको ये देखो कि जी मैंने इसको लाइफ में ऐड ऑन करना है ऑन डेली बेसिस, तो क्या सभी कर सकते हैं? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी शुगर पेशेंट्स को जो है ना वो चुकंदर नहीं खाना चाहिए। देखिए, मैं नहीं पे बिलीव नहीं करती। आपने सिंपल एक चीज़ करनी है, आपने गूगल खोलना है और उसमें आपने लिखना है G और I, 2 वर्ड्स हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जिस भी चीज़ को आप खाना चाहते हैं, आपको कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, आप सिंपल गूगल पे जाके उस फ्रूट का, वेजिटेबल का आप नाम लिखें, नीचे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आ जाएगा। अगर तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से अबव है और 100 से नीचे है, तो वो आपके लिए बिल्कुल सेफ़ टू यूज़ है और आपको उसमें एक समझें सेफ्टी है। बहुत ज़्यादा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक तो हाई नहीं है और आप उसको
बट ये 45 देखें ना, तक- बीटरूट हैज मीडियम GI ग्लाइसेमिक इंडेक्स Yes. ऑफ 64, अ लो GL मतलब ग्लाइसेमिक लोड ऑफ 2.9 मींस कि ये अब शुगर ग्लाइसेमिक में लोड ये होता है कि जितने भी लोग उसको खा रहे हैं उनके जिगर पे या उनके स्टमक पे उसका क्या इफेक्ट आएगा, ये होता है ग्लाइसेमिक। अब इस पे आ गया कि क्या बीटरूट ज़्याबतीस जिन लोगों को है, डायबिटीज़ है, उनके लिए ठीक है। तो हाँ, जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो खा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को हेल्प करता है, लेकिन इसमें आपने पोर्शन देखना है। बिल्कुल। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप पूरा चुकंदर एक ही टाइम पे बैठ के खा लें, शुगर पेशेंट कभी भी इस तरह से नहीं खा सकते, लेकिन खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। फ्यू पीसेस कट करके आपने सैलेड में दोपहर को ले लिए, फिर आपने रात को ले लिए, बिल्कुल। तो आपको अब ये नहीं कि एप्पल, बीटरूट, कैरेट का जूस आपने बना के पी लिया, वो आपके थोड़ी Of शुगर course, को पुश वो देगा। तो शुगर पेशेंट। अच्छा, गाजर को हम बहुत ही हल्का लेते हैं। बहुत ज्यादा। गाजर तो एक मजाक है ना, मतलब घरों में क्या हम लोग गाजर काट के डाल दो, लेकिन गाजर, आलू, मटर बेचारे बदनाम बहुत ही बदनाम, मतलब बदनाम नहीं, बहुत ही कि घर की useless मुर्गी थे। दाल बराबर ना, कि गाजर, मटर, आलू, टमाटर, प्याज तो होता ही है। यस, लेकिन अगर आप रोज़ाना गाजर खाते हैं तो आपको आँखों का, बिनाई का मसला ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगा। इसमें विटामिन ए जो होता है वो बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है, जिसको हम बीटा कैरोटीन्स भी बोलते हैं, कैरोटीनॉइड्स भी बोलते हैं। अब मज़े की बात ये है कि आपने विटामिन ए के जो सिरम्स हैं वो आप इतने इतने महंगे मार्केट से लेके यूज़ कर रहे होते हैं, और गाजर की जैसे हमने पहले बात की कि घर में होगी, उसको हम यूज़ ही नहीं कर रहे। और इस्तेमाल करते भी हैं तो व्यूज़ बड़े गलत तरीके से। अब गाजर का सब्जी के अलावा इस्तेमाल होता है गाजर के हलवे में, हाँ जी, पका के उसका बेड़ा तर देते हैं और कहते हैं हम तो गाजर खाते हैं। भाई, जो चीज़ आप इतना ज़्यादा पकाएंगे, उसमें कुछ जो बचा ही नहीं। ओवर कुक्ड चीज़ होगी, वो कभी भी आपको वो बेनिफिट नहीं देगी जो प्योर फॉर्म में वो देगी। बिल्कुल। और गाजर तो इतने मज़े की होती है व्यूअर्स, आप उसको कट करके एज अ स्नैक डेली थोड़ी सी, इतनी सी गाजर, आपको पता है गोरे क्या करते हैं, वहाँ पे मिलती है बेबी कैरेट्स, इतना सा पैकेट मिलता है, या जिपलॉक बैग में वो क्या करते हैं कि डाल लेते हैं 15-20 पीस, 10-15 पीस, और वो अपने साथ काम पे ले जाते हैं। स्नैक का मूड आया, चिप्स विप्स के बजाय बस आपने इतनी सी उतने ही छोटे पीस आप कट करके अपने लिए भी डाल के लेके जाए। सिर्फ एक बात बताएं, आप यहाँ काम पे ऐसी कोई चीज़ लेकर जाएं तो आपके जो कलीग्स होंगे वो आपका क्या हाल बनाएंगे, क्या सलूक करेंगे। लेकिन अगर आप यही करें कि सारा ही इन्वायरमेंट जो है, सभी लोग जो हैं वो ऑफिस में या कलीग्स जितने भी हैं वो सभी उस फॉर्म को यूज़ कर रहे होंगे, तो ऑफकोर्स वो चीज़ बुरी नहीं लगेगी। अब गाजर सिर्फ आपकी आंखों की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, बल्कि ये भी आपकी जो है ब्लड फ्लो और ब्लड प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करती है और बेहतर करती है बॉडी में। अब तीनों ही चीज़ों में मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है, एप्पल में भी, बीटरूट में भी और कैरेट में भी। अब आप ये देखें, जब वो तीनों मिलेंगी तो वो कितनी ही अमेजिंग और कितनी ही बेनिफिशियल हो जाएंगी आपके लिए। अब मोस्टली ये जूस मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो ट्रेंड करता है वो सिर्फ ब्राइड्स के लिए ट्रेंड कर रहा होता है कि अच्छा। क्या आपकी अगर शादी है, आप ग्लो चाहते हो अपने जो है वो ब्राइडल ड्रेस के साथ उस डे पे, या कुछ भी, उसको हमने ना ब्राइडल ड्रिंक का नाम हाँ, देना बट शुरू फॉर कर गॉड दिया। सेक आपने खैर सिर्फ अच्छा अपनी शादी पे ही लगना होता है। मेरा तो मसला ही ये है हाँ, इस पूरी सिचुएशन में कि हमारा टोटल फोकस होता है कि हमने अपनी शादी वाले दिन अच्छा लगना है। Yes. जरूर लगे अच्छा अपनी शादी वाले दिन, हम सबका फोकस है कि हम, बट लाइक एक जिंदगी है उसके बाद भी। बिल्कुल, उससे पहले भी है, उसके बाद भी है। वो सिर्फ एक फेज है जिससे आना है और आके चंद घंटों बाद चले जाना है। सो द पॉइंट इज, अपनी स्किन के ग्लो के लिए, आई मीन हर रोज नहीं पी सकते तो हफ्ते में 2 दफा तो पी लो यार। बिल्कुल। और अच्छा, इसको यूटिलाइज करने के बड़े डिफरेंट वेरिएंट्स और मज़े के तरीके हो सकते हैं। अगर आप जो है वो इसलिए यूज़ कर रहे हो कि आपका गट हेल्दी और आप उसको ज़्यादा रिफ़्रेशिंग बना लो, तो आप गाजर, चुकंदर, बीटरूट तीनों डालें और उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना ऐड ऑन कर दें, तो वो आपका उस फॉर्म में चला जाएगा। और आपकी जो एक समझें, जो आपका सांस का मसला है, जिन लोगों को एस्थमा का इशू है, उनके लिए सेब तो वैसे ही बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये जूस अगर आप पीते हो तो आपको अगर कोई भी बैक्टीरिया अटैक करता है, कोई भी आपको फंगस इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं, या कोई भी आपको जो हवा से, पोल्यूटेंट्स से अक्सर लोगों को मसला हम देखते हैं हो रहा होता है, आप उन चीज़ों को भी इस जूस के साथ सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसके अंदर अगर सिनेमन ऐड कर लेते हो, जैसे हम पहले कहते हैं कि शुगर पेशेंट्स जो है वो टोटल जूस ना पिएं,
तो अगर वो थोड़ा बहुत लेना चाहते हैं तो 1/4 ग्लास जो है वो ले लें और उसमें एक पिंच जो है वो सिनेमन की ऐड कर दें। सिनेमन क्या करेगा कि जो उनका जो ब्लड ग्लूकोज ने राइज लेना है एकदम से, वो उसको दारचीनी जो है वो उसको नहीं लेने देगी और आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको ये लगता है कि मुझे ये पीने के बाद ऐसे लगता है कि जी मेरी स्किन पे शायद दाने बन रहे हैं मीठा होने की वजह से, बहुत सारे लोग जो है ना इसमें चीनी भी डाल देते हैं जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, सेब भी मीठा, जी, गाजर भी मीठी, चुकंदर भी मीठा, कितनी चीनी पीनी है। चीनी फेवरेट है चीनी। और बाय द वे इसी में पुदीना, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर आल्सो एट वन पॉइंट, कि मतलब पुदीना जब आप थोड़े से पुदीने के लीव्स डाल देते हैं तो उससे और फ्लेवर एनहांस हो जाता है। अगर आप इसमें अदरक डाल देंगे थोड़ा सा, तो जो आपकी स्किन पे अगर इरिटेशन हो रही है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर आपकी किसी भी टाइम पे आप इसको यूटिलाइज कर रहे हो और एक्नी प्रोन आपकी स्किन है, आप उसको भी ठीक करना चाहते हो, लेकिन इसको पीने का सही तरीका क्या है? क्योंकि होता ये है कि हम ये तीनों चीज़ें डाल देते हैं जूसर में, हाँ जी, जूसर से जूस निकल आता है और उसको पी लेते हैं। इसका बेहतरीन टाइम पीने का है सुबह मॉर्निंग में, या आप शाम को तकरीबन 3 से 4-5 बजे, 3 से 5 के दरमियान मैक्सिमम इसको पी लें। 5 बजे के बाद इसको कंज्यूम मत करें, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना, आप समझे आपको एनर्जी भी दे रहा होता है और आपकी बॉडी माइट भी इसके बाद, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है ये आपको कॉन्स्टिपेशन से भी बचा लेगा, आपको रिलीफ देगा, एक प्रॉपर रिलीफ आपको मिल जाएगा। अगर आपके फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऐसा है, कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा होता है या उसमें एक्टिविटी करने की एनर्जी ही नहीं होती, अगर आप उसको भी ये जूस पिलाते हो तो उस बंदे में एक बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्टर के तौर पे आप इसको बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको पिला सकते हो। सिर्फ स्किन को ग्लो नहीं देता, जिन लोगों के बाल डैमेज हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, अगर वो इस जूस को पीते हैं तो वो इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, उनके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। क्योंकि बाल गिरना एक रीज़न आयरन की डेफिशिएंसी भी हो रही होती है और हम उसको समझ नहीं पा रहे होते। अब ये जूस जो है ये आपके आयरन लेवल्स को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा और उसके साथ साथ अगर कोई भी बॉडी पे बीमारी अटैक कर रही है ये उससे भी बचाएगा, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से बूस्ट देगा। तीनों चीज़ें अलग अलग तो बूस्ट दे ही रही हैं आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर कर रही हैं, लेकिन इकट्ठे मिलकर ये आपको बहुत ज़्यादा एक बूस्टर देगा। और अगर आप इसको यूटिलाइज़ कर रहे हो तो ब्लेंडर में डालेंगे हम तीनों चीज़ों को, ब्लेंडर में हम ब्लेंड करेंगे, इसको पानी के साथ कर सकते हैं, थोड़ा ठंडा ज़्यादा पसंद है, स्लश फॉर्म में देना चाहते हैं या खुद पीना चाहते हैं तो आइस के साथ करेंगे तो एक बहुत अच्छा ब्लेंडेड उसकी फॉर्म जो है ना एक टेक्सचर बन जाएगा। हाँ, लेकिन माय रिकमेंडेशन तरीका उसको इससे कंज्यूम करने का वो वही होगा कि जी आप पहले जो हैं वो फ्रूट्स और इन चीज़ों को डाल के अच्छे से उसको ग्राइंड करने की कोशिश करें, हल्का हल्का उसमें पानी डालें, इतना इतना डालें कि वो ज़रा प्रॉपर तरीके से ना एक स्मूदी स्टाइल बन जाए, उसके अंदर फिर बर्फ़ डाल के उसको ग्राइंड कर लें तो वो स्लश टाइप बन जाएगा। बट पहले एक दफ़ा, क्योंकि होता ही है ना कि बड़े बड़े पीसेस मुंह में आते हैं तो लोग उसे खाए नहीं जाते। अच्छी क्वालिटी का ब्लेंडर जो है ना वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छी क्वालिटी का ब्लेंडर तो बड़े बड़े पीसेस को भी ब्लेंड कर देगा, लेकिन अगर आपका नहीं है आप बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट डाउन उसको करें और उसको पहले, अगर तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते आप अलग अलग करके और फिर उसमें अगर आइस डालेंगे तो वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन अगर जूस फॉर्म में नहीं कंज्यूम करना, जो बहुत से लोगों का इशू होता है, व्हाट डू यू रेकमेंड देन? कि मतलब फिर जिस तरह सेब का और गाजर का तो मुरब्बा भी होता है, पता नहीं चुकंदर का भी बनता होगा, चुकंदर का भी होता है लेकिन वो बहुत ऑफ कोर्स मीठा हो जाता है। आप सिंपल सी फॉर्म है, आप सेब, गाजर और बीटरूट को सिंपल कट डाउन करें, इसके ऊपर एक लेमन स्क्वीज़ करें और आप इसको इन द फॉर्म ऑफ सैलड, आप इसको जूलियन काट दें, बिल्कुल सीधे जो कट्स होते हैं आप उसके वो दें, छोटे छोटे पीसेस में डालें और सॉटे उसको करके आप उसको सिंपल मिक्स करके खाएं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह माफ़ करेगा कभी डायरिया हो जाता है, कोई भी मेडिसिन अगर आप पे एक्ट नहीं कर रही होती तो आप सेब को बॉईल करके उसको थोड़ा थोड़ा अगर खिलाना शुरू करते हैं, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा दवाई से भाग रहे होते हैं, आप उसकी अगर थोड़ा थोड़ा उसको खिलाना शुरू करते हैं, 1 घंटे में फॉर एग्जांपल एक सेब अगर बच्चा खाता है तो आप देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर ही उसका जो डायरिया है आपको बहुत हद तक वो कंट्रोल्ड मिलेगा। लेकिन मेडिसिन हों तो ऑफकोर्स मेडिसिन की तरफ जाया जाए, लेकिन काम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है या मसला बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है और हल नहीं हो रहा, मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो एप्पल सॉस जो हम कहते हैं जिसको, वो एप्पल सॉस आप घर पर बना लें, बाहर से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ब्रेड डाइट जो है वो दे रहे होते हैं जिसको भी डायरिया होता है, जिसमें हम ब्रेड, राइस, एप्पल सॉस और जो है हम उसमें टोस्ट
हम इन दोनों तीनों चीज़ों को देते हैं। तो आप अगर उन तीनों चीज़ों का मिक्सचर बनाकर उस बंदे को दे रहे हैं तो एक सॉफ्ट डाइट में भी आ जाएगा और एक हेल्दी वेरिएंट जो है वो भी उसकी आ जाएगी। लेकिन अगर आपने इस जूस को जो है वो लाइफ टाइम अपने साथ लेकर चलना है और आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पे छाइयाँ और ये चीज़ें ना पड़ें, चेहरा बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन रहे, तो सिंपल करेंगे कि सबसे पहले अपने फेस को वॉश भी कर लें। क्योंकि सुबह उठते बहुत सारे लोगों में मैंने ये गंदी आदत देखी है कि वो फेस वॉश से फेस नहीं वॉश करते, जिसकी वजह से बहुत सारी जो जर्म्स हैं वो उनके मुंह पे अटैक करते हैं। भाई बात ये है कि जी किसी बट वही तो प्रॉब्लम है ना, इतने केमिकल बेस्ड चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है कि लोग मुंह पे लगाते हुए भी घबराते हैं। नेचुरल ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, बिल्कुल अच्छे से एक दफ़ा अपने फेस और नेक को देखें। मुंह धोने का मतलब है मुंह और गर्दन, सिर्फ मुंह नहीं, क्योंकि ये सारा ही एरिया है, राइट। सो एटलीस्ट रात को नीट एंड क्लीन होके सोना एंड सुबह जब अपने दिन का आगाज़ करें तो साफ़ सुथरे होके करें। एक फ्रेशनेस का एलिमेंट भी आ जाता है, एग्जैक्टली। मतलब वरना तो बंदा भूसा ही रहता है सारा दिन। एक सिंपल सी चीज़ है, अगर हम ये समझें कि हमारी बॉडी जो है वो रात के टाइम जब हम सोते हैं तो आपके डेड स्किन के जो सेल्स होते हैं उनको श्रेड कर देती है। अब वो शेड कहाँ पे करेगी? आपके पिलो पे ऑफ कोर्स करेगी, और आप पिलो पे सो रहे थे, आपने साइड्स चेंज की तो वो आपकी स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एक्ने का इशू सिर्फ उनका ये होता है कि वो अपनी बेडशीट्स जो हैं वो टाइमली चेंज नहीं कराते, और वो पिलोज़ पे जो आपका डेड स्किन है वो दोबारा से आपके साथ आ रहा होता है, जिसकी वजह से कांटेक्ट से आपकी स्किन ख़राब हो रही होती है। आप उठते ही अगर फेस वॉश कर लोगे तो वो कांटेक्ट फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा और आपके जो ऑफ कोर्स एक सफाई का एलिमेंट तो आ ही जाएगा। और उसके बाद आपने अपना नाश्ता, बहुत सारे लोगों को समझ आता ही नहीं है कि हम क्या करें। आप सबसे पहले एक बॉइल्ड अंडा खा लें और उसके तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद अपनी इस जूस को अगर आप फ्रेशली बना के कंज्यूम करना है, प्लीज़ जूस को बनाकर रख नहीं देना कि 15-20 मिनट। आप एप्पल को अगर 15-20 मिनट रख देंगे तो उसका कलर चेंज होगा, तो ऑफकोर्स उसका जो जूस है उसका टेस्ट भी बदल जाता है, उसके अंदर बैक्टीरियाज प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो जो न्यूट्रिएंट्स उसने आपको देने हैं वो नहीं दे पा रहा होता। इसलिए आप वो जूस जो है वो कंज्यूम करें तो ये आपका एक बड़ा ही बेहतरीन सा नाश्ता भी हो जाता है, जिससे आप अपने वेट को भी चेक एंड बैलेंस कर सकते हो। कम करना है तो वो भी कर सकते हो, और आपने प्रोटीन्स भी ले लिए, आपने जो है अपने पूरा दिन का, क्योंकि गाजर जो है ना और बीट रूट ये बड़ा अच्छा सोर्स होता है आपको कार्ब्स देने का भी। तो आप एक प्रॉपर इसको मील की तरह अगर लोगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देगा, और आपने उसको कंज्यूम किया तो आपकी स्किन, हेयर और बॉडी टोटल ज़बरदस्त हो जाएगी। ऑसम। सो व्यूअर्स, एंड थैंक यू सो मच जैनब डिटेल में एक्सप्लेन करने का। असल में चीज़ें ट्रेंडिंग में आ जाती है, लोग एक्साइटेड होकर उनको फॉलो कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि वाई, व्हेन, व्हाट एंड वेयर। सो द पॉइंट इज़ वाई तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, व्हेन भी बता दिया एंड व्हाट भी समझा दिया। अब इससे ज़्यादा हम आपको क्या एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, सेब, गाजर, चुकंदर ये ऐसी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, महंगी नहीं हैं, ठीक है। फल सब्जियां वैसे ही महंगी हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें भी ख्याल करना है। तो अगर हम थोड़ा सा अपना ख्याल रखेंगे और अपनी न्यूट्रिशन को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी हमें कोई मेजर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। और पिछले दिनों मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि किसी ने कहा कि भाई मैं तो पिछले 15 सालों से डॉक्टर पे नहीं गया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। 15 साल से डॉक्टर के पास ना जाना कोई अक्लमंदी का तकाजा नहीं है, क्योंकि चीज़ों को अगर इंसान चेक में रखे तो आगे जाके किसी बड़ी बीमारी से बच जाते हैं। ट्रू। सो रेगुलरली अपना चेकअप कराना। अगर एक पूरा साल आप बीमार नहीं हुए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साल में एक दफ़ा चेकअप करवाना, हर चीज़ ठीक चल रही है, आपके टेस्ट वगैरह नॉर्मल है। आजकल के ज़माने में एहतियात बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ आपकी बेस जो आपकी खुराक है उसका साफ़ सुथरा होना, न्यूट्रिशस होना और उसके साथ साथ बेनिफिशियल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी ने कोविड, हेपेटाइटिस, पता नहीं किस किस किस्म की बीमारियां आजकल एग्जिस्ट करती हैं, आते जाते लोगों को टाइफाइड हो जाता है। सो द पॉइंट इज़ इन सब चीज़ों से फाइट करना है तो उसके लिए इम्यून सिस्टम भी तो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसीलिए हम न्यूट्रिशन पे इतनी फोकस और इतनी तवज्जो देते हैं अपने इस प्रोग्राम में। थैंक यू जैनो। यू वेलकम। रिया जी, आप लगी रहे अपने काम में। जी जी बिल्कुल। कुछ कहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं, फिर इसके बाद हम फ़ौरन से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। अभी आप कुछ मिक्स कर रहे हो। जी, अभी मैंने इसका पेस्ट मिक्स की और उसके बाद मैंने इसको इस पे अप्लाई करके स्पॉन्ज के साथ इसको ये टेक्सचर दिया। ठीक है। लाइक अगर हम और ये हम एक और कलर्ड पेस्ट बना रहे जी हैं, राइट? बिल्कुल, इसके साथ हम फर्दर इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। अच्छा, सो ये हो रहा है और अभी हमने उसकी बेस बना दी है। अभी मज़ीद उस पर क्या हो रहा है ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है जब हमारे शो पे यंग अकम्पलिश्ड ब्रिलियंट लोग आते हैं जो ना सिर्फ अपना और अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर रहे होते हैं लेकिन हमारे मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे होते हैं। आज ऐसे ही एक ब्रिलियंट यंग पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं। आप एक इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हैं, पाकिस्तान को वेरियस फोरम्स पे माशाल्लाह से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। साकिब दाऊद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब। अब साकिब ने 3 ब्रॉन्ज मेडल नेशनल रोड साइकिलिंग चैम्पियनशिप में 2014 में जीते, फिर नेशनल ट्रैक चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया ट्रैक एशिया कप के अंदर, साउथ एशियन साइकिलिंग चैम्पियनशिप 2016 में डबल मेडलिस्ट रहे, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला, नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप 2022 में मोस्ट रिसेंटली इनको गोल्ड मेडल मिला। साकिब, आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये साइकिलिंग का शौक कहाँ से शुरू हुआ? मतलब साइकिलिंग यूजुअली हम पाकिस्तान में एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, एक से दूसरी जगह जाने के लिए। बिल्कुल, हम इसको कभी प्रोफेशनली नहीं सोचते। प्रोफेशनली मेरी कहानी कुछ इस तरह से शुरू हुई। मैं स्पोर्ट्स में हमारे काफ़ी फैमिलीज ऐसी हैं यहाँ पे जिनको सबसे पहली बात ये नहीं पता कि स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे इन कैसे होना है। हमें सबसे पहले ये नहीं पता। बेटा देखते स्पोर्ट्स तो में इन कैसे होना है ये नहीं समझ आती। आप तो नेशनल मतलब लेवल पे कह रहे हो। सब देखते हैं ना, एक देख रहे हैं कि हाँ ये टीवी पे देख रहे होते हैं कि हाँ कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहा है, पर उनको पता नहीं होता इसमें इन कैसे होना है। मैं भी इसी तरह एक रास्ता तलाश कर रहा था, तो उससे नहीं, रास्ता क्यों तलाश कर रहे थे? मुझे शौक था स्पोर्ट्समैन बनने का। क्या यार क्या इसमें जाऊं। स्पोर्ट्स का शौक था? क्रिकेटर ना मुझे कहना। एक नॉर्मल बंदे की लाइफ होती है कि एक जॉब की, आप सुबह जा रहे हैं शाम को वापस आ रहे हैं, सेम रूटीन, बोर हो जाता है बंदा। अच्छा, तो यानी कि छोटे थे तो सोचते थे कि मैं कुछ स्पोर्ट्स मैं ऐसा कुछ करूंगा कि जिसको मैं एंजॉय कर सकूं। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए मैं फिर रास्ता तलाश करते करते बस एक फेस्टिवल हुआ था, स्पोर्ट्स फेस्टिवल। हाँ, ठीक है, 2012 में। तो उसमें एक वैसे एक दोस्त ने कहा यार पार्टिसिपेट कर लो। ठीक है, उस वक्त क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? मैं उस वक्त BBA कर रहा था। अच्छा, जी, तो मैंने रास्ता तलाश किया। उसने कहा यार आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, आप अच्छे हो, आप जाओ इसमें। ठीक है, तो इसमें बड़ा स्कोप है। मैं गया, पर आगे जाके फिर जैसे बताया मैंने, क्योंकि वो यूनियन काउंसिल लेवल से लेके ऊपर तक जाना था। ठीक है, मुझे समझ नहीं आई इसमें कैसे इन्होंने, मैं अपनी तरफ से बहुत फिट होके गया था, 30 मार खान बन के गया था, पर वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि एक प्रोफेशनल जो कोचिंग है वो लाजमी है आगे जाने के लिए भी। तो वहाँ पे गए थे और बस साइकिलिंग मतलब था क्या वो एग्जैक्टली इवेंट? उस एक साइकिल रेस थी। ठीक है, ठीक है, और जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया कि मेरे पास ना साइकिलिंग कॉस्ट्यूम था, मुझे पता नहीं था कि साइकिलिंग का कॉस्ट्यूम क्या होता है। ठीक है, ठीक है, मैंने साइकिल भी किसी दोस्त से ली। मैंने कहा यार साइकिल देना मुझे, मैंने रेस लगाने जाना है। ठीक है, तो यानी कि कोई साइकिलिंग का एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कख नहीं था। कुछ एक्सपीरियंस नहीं था उस रेस में। अब यह देखो आपकी भी स्टोरी ऐसी ही है कि आपका होम डेको में 0 एक्सपीरियंस था, बस एक दिन बैठी और सोचा कि यार ये ट्राई करती हूँ, और आपने कुछ देखी चीज़ें और आपने करना शुरू किया और आपने एक सिलसिला शुरू कर दिया। असल में पैशन में से जो प्रोफेशन निकलता है ना, वो कुछ ऐसे ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो कुछ आन जान में ही कुछ चीज़ हो जाती है। अच्छा, फिर ये हुआ, फिर कहा कि यार ये तो कर। अच्छा, उसमें क्या रिजल्ट आया? मतलब उस रेस में पार्टिसिपेट किया मैंने, तो उसमें मेरा मतलब कोई पोजीशन नहीं थी उस रेस में। उसके बाद फिर जो अगला फेस्टिवल आया उसमें दोबारा थोड़ी सी तैयारी के साथ गया, मतलब एक दोस्त बन गया, वो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट था, वो दोस्त बन गया। तो फिर मैं जब दोबारा रेस में गया, फिर मेरी पोजीशन आई। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि मैं टॉप 3 में आ गया, टॉप 5 में आ गया, मेरी 9th पोजीशन थी। मैंने कहा ठीक है, पर उसका मुझे इनाम मिला, पहला इनाम था मेरे लिए ना, मेरा टर्निंग मोमेंट कह ले। क्या मिला था? वो 5000 का एक चेक मिला मुझे गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ। तो बड़ी खुशी हुई। मैंने फिर अभी तक उस चेक की जो कलर कॉपी करवा के रखी कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला चेक है। ठीक है, लेकिन कैश तो करा लिया था। हाँ, कैश हाँ, वो करवा ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि चेक की तस्वीर, चेक को रखी रखते हैं। मैं कहती हूँ भाई काफी लोग मेरे काफी दोस्तों का एक्सपायर भी हुआ था, जो थे ना उस वक्त बने। हाँ। उनके एक्सपायर भी हो गए 6 महीने बाद फिर आपको पता। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, फिर सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ? फिर प्रोफेशनली ट्रेनिंग, कोचेस, वो कैसे हुआ? मैं उस वक्त था MU कॉलेज में। ठीक है, तो मैंने कोशिश, पहले मैंने उनके जो स्पोर्ट्स अफसर थे वहाँ के, उनसे रब्ता किया। मैंने कहा सर आप मुझे एक साइकिल लेके दें, तो मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, कॉलेज का नाम रोशन करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखते हैं बच्चे, आप ट्रेनिंग करो, हम देखते हैं। मैंने कहा मेरे पास ट्रेनिंग के लिए प्रोफेशनल साइकिल नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं।
और यहाँ पे थोड़ी सी साइड पे लेके जाऊँगा कि सबसे पहले लोगों के माइंड में है रेस बाइक का जब नाम आता है ना, तो उनके माइंड में आता है कि शायद वो वही ब्रेक टायर होंगे और बस ठीक है। हालांकि इसमें और बहुत सी चीज़ें होती हैं, ग्रुप सेट से लेके हर चीज़ होती है, मतलब कि इसकी ब्रेक शिफ्टिंग हर चीज़ हाथ में ही है, मतलब कुछ हमें अलग से नहीं करना पड़ता। हमने जहाँ से अपनी पोजीशन होल्ड की है हमें वहीं से सब कुछ चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और ये सारी तकरीबन इंपोर्टेड बाइक्स ही आती हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं बना रहा, ठीक है। जितना भी है सब सामान बाहर से आता है, ठीक है। तो यानी कि महंगा नुस्खा है, सस्ता नहीं हाँ, है। महंगा है। हम लाखों की बात करें, हम हज़ारों की नहीं बात नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल, हज़ारों में कोई नहीं है इधर, ये लाखों में ही है। ओके, ठीक है। पर ये है जो लोग ज़ीरो से, उन लोगों को कहूँगा जो ज़ीरो से शुरू करना चाह रहे हैं, वो एल्यूमिनियम बाइक यूज़ होती है नॉर्मल। जो लोग वैसे टूरिस्ट बाइक जो यूज़ कर रहे हैं उस पे वो तैयार करके उसके बाद जब वो देखें कि उनमें कैपेबिलिटी है, फिर वो अच्छी बाइक परचेज़ करें और आएँ। वैसे ये एक बड़ी सेंसिबल बात है। असल में होता ही है कि लोग एक्साइटमेंट में ना खर्चा सारा कर देते हैं, जी। उसको सी थ्रू भी तो करना होता है ना, फॉलो थ्रू भी करना होता है, जी। क्योंकि अच्छा मुश्किल कितना है प्रोफेशनली साइकिलिंग करना? मुश्किल मेरे ख्याल से मतलब जिस फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात, जी। फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जी। बात कर रही हूँ। देखिए, पाकिस्तान में ज़्यादातर गर्मी है और कभी कभार मौसम अच्छा होता है। जी। 3-4 महीने हैं जिसमें आप खुला अगर बिल्कुल मतलब कंफर्टेबली करना चाहते जी। हैं, लेकिन इसमें कंफर्टेबल को तो आपने देखना नहीं है। तो ज़रा इसके बारे, अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताओ। जी। असल में ट्रेनिंग जो है, मौसम का आपने बात की है। अब जैसे ये मौसम है ना, अब बाहर की जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रेसेस वगैरह हो रही हैं और हमारे यहाँ पे सीज़न आउट हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है, यहाँ पे सीज़न आउट चल रहा है अभी, कि इसमें रेसेस वगैरह, नेशनल चैम्पियनशिप वगैरह कुछ नहीं होगा। कोई भी नेशनल गेम, कोई भी इवेंट आना है वो जाके तकरीबन सितंबर में शुरू होंगे और उसके बाद कंटिन्यूसली चलते जाएंगे, ठीक है। उससे पहले नहीं आएंगे, ये मौसम का। और दूसरा जो आप कह रहे थे फ़िज़िकल हवाले से, कोई भी काम अगर बंदे ने ठान ली हो कि मैंने करना है, अगर वो ठाने तो उसके लिए मुश्किल नहीं है। जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। अगर क्योंकि हमारा रूटीन ये होती है कि हमने मुझे सुबह से लेकर रात तक अपनी रूटीन फजर- कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और जब आप किसी जी। या ये हर रोज़ की रूटीन है, ये भी तो क्लियर करना ज़रूरी जी है जी, ना। ये रोज़ की रूटीन है। यू हैव टू डू दिस एवरी डे, Yes. अपने आप को वो रखने के लिए, फिट रखने जी के लिए। बिल्कुल। अच्छा, और फिर जब ट्रेनिंग किसी इवेंट से पहले है वो भी बताओ। तो पहले तो डेली की रूटीन बताओ, उसके बाद फिर ट्रेनिंग से पहले क्या आपकी रूटीन ठीक होती है? डेली की रूटीन हमारी ये है कि मैंने अब सुबह उठना है फजर के टाइम, फजर से पहले फजर की नमाज़ पढ़ी और फौरी निकल जाना है प्रैक्टिस पे, ठीक है। ठीक है। तकरीबन आगाज तो आपने दिन का परफेक्ट कर जी 80 to 100 किलोमीटर जो है वो प्रैक्टिस करनी है हमने, ठीक है। और उसके बाद वापसी। ये नॉर्मल बता रहा हूँ, ये ज़्यादा नहीं बता रहा, ये नॉर्मल है। और मैं तो 3 मील सुबह एक्सरसाइज करके मेरी मत मारी जाती है। बट होल्ड ऑन, तो कितनी देर लगती है ये करने में? अगर 80 to 100 किलोमीटर अगर करने 100 किलोमीटर करना हो, अगर बिल्कुल मुश्किल इसलिए नहीं क्योंकि डोंट फॉरगेट कि आप एक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं व्यूअर्स। जी। वो अगर आप पैदल यही कर रहे होते तो शायद आप 10 किलोमीटर मैक्सिमम कर पाते। अगर टेक्निकली कोई फॉल्ट ना पड़े साइकिल में, तो आप तकरीबन जो है 100 किलोमीटर कर लेते हैं 3 घंटे में मैक्सिमम। 3 घंटे में कर लेते। वो बिल्कुल एंजॉय करते हुए जा आप रहे कितनी देर करते हैं? हैं। मैं इतने में, अच्छा, आप भी रिलैक्स जी, करके करते हैं। रिलैक्स में। अगर साथ में कोई मेंबर्स वगैरह हैं, टीम मेंबर्स वगैरह हैं, तो फिर वो टाइम कम हो जाता है, ठीक है। अगर रेस है तो उसमें और फास्ट हो जाता है, क्योंकि फिर हम एवरेज के हिसाब से चलते नहीं हैं। तो एक दफ़ा दिन में करते हो ट्रेनिंग सुबह के टाइम, जी, और उसके सुबह बाद के टाइम ट्रेनिंग करनी है। उसके बाद मेरी रूटीन है कि अपनी डाइट वगैरह ली, ठीक है। 1 से 2 घंटे सिर्फ रेस्ट करनी है, ठीक है। रेस्ट करने के बाद फिर अपने कुछ हॉबीज़ वगैरह उनको एंजॉय किया, और शाम को जिम किया थोड़ा सा, ठीक है, फिटनेस के लिए जिम ट्रेनिंग की, ताकि आप क्योंकि साइकिलिंग में सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही हैं वो आपकी टांगें हैं, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा पावर अपनी टांगों में चाहिए, ठीक है। बट दूसरा जिम भी करते हो? जी, जिम करते हैं, मतलब सिर्फ मतलब कि प्रॉपर पूरी बॉडी का नहीं, जो मेन वर्कआउट होता है वो लेग का होता है, लेग हाँ, वर्कआउट लेकिन होता अपर बॉडी को बैलेंस में भी तो लेके जी। आना है ना बेटा। है। करते हैं, पर अपर बॉडी अगर हमारी ज़्यादा हैवी होगी तो फिर आपका बैलेंस खराब हो मतलब जाएगा। जी बैलेंस ख़राब होगा। और मसल्स जो है ना, बॉडी बिल्डिंग करने से जो कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग या करते हैं, उनके मसल्स हार्ड हो जाते हैं। हाँ, प्रोफेशनल साइकिलिस्ट तो हमेशा बहुत ही लीन जी होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा करते हैं कि ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो
बिगेस्ट अचीवमेंट आज तक किसको कंसिडर करते हो और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये हम जानेंगे साकिब से एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कैसे हो सकता है कि रिया कुछ कर रही है और मैं जाके बीच में अपनी वो जो कहते हैं ना कोई पंगा ना करूं। सो हमारी ये जो बहुत ही खूबसूरत सी प्लेट थी जो अब भर गई है वेरियस डिफरेंट चीज़ों से। ओके, इंटरेस्टिंग। सो हमारे पास ये एक डिज़ाइन था, एक बेस थी ऑलरेडी, राइट? क्योंकि वो दूसरे वाले को ड्राई होने में टाइम लग रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि एक दफ़ा हम दिखा दें। तो आपने ये एक फूल क्रिएट किया है जस्ट विद प्लास्टर ऑफ पेरिस। ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस यार, वेरी प्रिटी। थैंक यू। अब अगर हमने इसको पर्सनलाइज करना हो तो हम इसे पर्सनलाइज कैसे कर सकते हैं रिया? जी बिल्कुल। ये तो आइसिंग का वो है। जी, ये आइसिंग का है और बस इसमें मटेरियल चेंज हुआ है और हाँ। जैसे आइसिंग से पर्सनलाइज कर सकते हैं वैसे इसको कर सकते हैं। अच्छा, आपका नाम लिखते हैं। अब देखते हैं मेरी स्पेलिंग सही लगती है मेरी सहेली के नहीं। थोड़ा सा कलर उसके साथ वो हो गया, मैंने उसके हिसाब से बनाया था, लेकिन चले मैं इसको बाद में। सो JUGGUN। अब देखिए ना, पर्सनलाइज भी हो गया। सो द फैक्ट इज़ यू कैन, मतलब ये वो वाली चीज़ें हैं जो आप खुद बड़े आराम से अपने घर में क्रिएट भी कर सकते हैं, बना भी सकते तो हैं, बहुत इकोनॉमिकल भी हैं और इकोनॉमिकल भी है। फाइनेंशियली भी आपको इसकी डज नहीं पड़ती। अगर कोई चीज़ नहीं भी उस तरह की बनती जैसे आप चाह रहे हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं है उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड अल्टीमेटली वही वाली बात होती है ना व्यूअर्स, की चीज़ जो भी इंसान शौक से अपने पैशन से करे उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसे अभी जैसे हम जाकिब से बात कर रहे हैं तो उनसे भी यही बात हो रही है ना कि वो पैशनेट थे कि कुछ करना था, स्पोर्ट्स का भी पैशन था, ऐसा ही है बिल्कुल। उन्होंने एफर्ट किया। ये नहीं कि घर बैठे रहे कि मुझे, जिस तरह एक तो ये भी हमारे मुल्क में बड़ी प्रॉब्लम है ना, लोग कहते हैं कि भाई कब से वेट कर रहा हूँ, मौका ही नहीं मिल रहा। भाई मौका जाके क्रिएट करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। आप मेहनत करें ना, अल्लाह ताला ने वादा किया कि आई विल हेल्प यू। अच्छा, आप डेस्टिनी आपको खुद बट हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट। आपने सोचा नहीं होता कि डेस्टिनी आपको इस तरह से रास्ते दिखाएगी, वो आपको खुद चूज कर लेती है। बस आप शर्त उसकी मेहनत जरूर है। मेहनत और उसकी शर्त जरूर। कंसिस्टेंसी, बिल्कुल, तो वो आपको खुद जो है ना चूज कर लेती है। बिल्कुल। डेस्टिनी आपको रास्ता नजर आना शुरू हो जाता है। एंड दैट्स द थिंग ना व्यूअर्स, ज़िंदगी इतनी छोटी सी है, हर चीज़ को हम क्यों कॉम्प्लिकेट करते हैं? लेट्स मेक थिंग्स सिंपल, लेट्स मेक दम अनकॉम्प्लिकेटेड। आई मीन जैसे कि ये इन्होंने तैयार किया, साथ में इन्होंने मेरा नाम भी लिख दिया जुगन। थैंक यू सो मच। मैं इसको थोड़ी सी फिनिशिंग कर दूं, तब तक कलर को थोड़ा अभी डार्क देखिए ना, कर हम दूं। कलर को थोड़ा सा डार्कर करेंगे, इसको वो करेंगे, बट द पॉइंट इज व्यूअर्स, खड़े खड़े अब आजकल माँ बाप पिट रहे हैं कि कब स्कूल खुलेंगे, क्या बिल्कुल करें। ऐसे ही है। ओ भाई ये करें, ये भी तो एक बड़ी हेल्दी बिल्कुल एक्टिविटी ऐसा ही है। है। स्पोर्ट्स खिलाएं। भाई तो साकिब को मैंने बड़ी मजे की अभी बात बतानी है, मैंने भी साइकिल कुछ दिन पहले खरीद ली है ओह वाओ, क्योंकि मैंने साइकिलिंग That's शुरू great. करनी है, क्योंकि मैं वॉक करती हूँ ना नॉर्मली। बट द पॉइंट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, बल्कि साकिब से यह मशवरा लेंगे। इसका किचन की तरफ भी नजर जाता है। जी आप ही जाने क्या सिचुएशन है? जी, हलीम भी तैयार है और इसके लवाजमात भी तैयार है। आपने तो बाकायदा उस तरीके से उसको तैयार किया कि जैसे घर पे मेहमान बस आन खड़े हैं। ब्यूटीफुल। एंड द पॉइंट इज व्यूअर्स, वही वाली चीज़ है ना कि खाना आंखों से खाया जाता है पहले। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी खुशबू और उसका जायका आप तभी अप्रिशिएट करते हैं जब आप एकदम उसकी शक्ल देखते हो और कहते हैं यार ये तो बड़े मज़े का है, आपका दिल चाहता है चखने का। तो जब हम इसी तरह अपनी डिशेस को खूबसूरत बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब क्यों नहीं खाएंगे? सामने प्लेट रख दो वो एक फ़र्क बात है, इस तरह से प्रेजेंट करो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है, राइट? सो एफर्ट की बात आती है, और जब एफर्ट की बात करें तो शदीद एफर्ट करने वाले साकिब भी तो हमारे साथ हैं। अच्छा साकिब, मुझे ये बताओ कि हाईएस्ट बिगेस्ट अचीवमेंट अभी तक किसको कंसिडर करते हो और क्यों? वो मोमेंट बताओ। मैं हाईएस्ट अचीवमेंट अपनी कंसीडर करूँगा मेरा जो फर्स्ट नेशनल मेडल था। फर्स्ट? अच्छा ठीक। जी, उसको इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे उससे पता चल पाया कि मैं कर सकता हूँ, और मेरी लाइफ में एकदम से सब कुछ चेंज हो गया सिर्फ एक मेडल की वजह से। ठीक है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट कि मुझे पता चल गया हाँ यार मैं कर सकता हूँ। क्योंकि उससे कुछ अरसा अगर पीछे जाऊँ तो मेरे माइंड में ये था कि शायद कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, डाउटेड थे जो क्लियर हो गए उस वक्त।
मुझे आगे जाने का रास्ता नज़र आ गया कि मैं इससे आगे भी जा सकता और हूँ। उन लोगों का मुंह भी बंद हो गया ना, जो कहते थे पता नहीं की कर रहे हैं साइकिल चलान। तो वो जब असल में आपकी फैमिली में कोई स्पोर्ट्स फैमिली से ना हो आप, आपकी फैमिली में कोई स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट्समैन भी तो नहीं घर है, वालों का क्या रिस्पॉन्स था? उनका यही था कि टाइम पास कर रहा है। बट क्योंकि पढ़ाई साथ चल रही थी इसलिए उन्होंने जी वो मसल में छोटा भी था, लाडला भी था, फिर भी वो कहते थे कि हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है कि 25 साल की एज में बंदा जो है वो ओवर एज हो जाता है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, ठीक है, तो सबसे पहला फोकस वही था। तो फिर एक गवर्नमेंट जॉब मिली भी, मैंने घर वालों से कहा मैंने नहीं करनी, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी सी मुखालफत भी हुई कि क्यों नहीं करनी। तो फिर एट द एंड माँ बाप आपने ने कहा कि जी सपोर्ट मैंने किया। गवर्नमेंट जॉब करके नहीं अपने नेशन को सपोर्ट करना, मैं अपने मुल्क को सपोर्ट करूंगा जी अवार्ड्स जीत के, जी मेडल्स लेके। जी माँ बाप ने फिर सपोर्ट किया, माँ बाप की सपोर्ट थी, उनकी दुआएं थी, ठीक है, देखो अगर जिसकी घर वजह वालों से को आगे नजर जा आए कि पाए। रोजी रोटी आप कमा सकते हो जी। तो फिर तो साकिब कोई भी नहीं मना करेगा ना। जी टेंशन उस बात की होती है कि भाई घर के सिलसिले कैसे चलेंगे, कल को उसको शादी होती है, इसकी फैमिली होती है, तो किस सबसे तरह बड़ा मैंने आपको फैक्ट बताया कि जब फैमिली में कोई स्पोर्ट्समैन ना हो तो उनके लिए ऐसी है, वो कहते हैं ना वो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। मतलब कि उनका ये था ये बच्चा ख़राब हो रहा है कि टाइम ज़ाया कर रहा है, ये अपनी लाइफ जो है स्पॉइल कर लेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा आगे। और अब ओपिनियन बहुत फ़र्क होगा। जी हाँ, फिर जारी बात है नेशनल मेडल लिया, ठीक है, फिर न्यूज़ चलना, सब कुछ अखबारात में आना। अच्छा ये बताओ कि अब आगे का क्या प्लान है साइकिलिंग में? फ्यूचर की तो मैं बात करूंगी, बट साइकिलिंग में अपने इस प्रोफेशन में आगे क्या चाहते हो? साइकिलिंग में इसको मैं अभी लेके चलूँगा क्योंकि अब तो एज कैटेगरी बन गई है जिसमें एशियन लेवल पे और यूनियन साइकिलिंग इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल लेवल जो है वहाँ पे भी एज कैटेगरी बन गई है। मतलब कि एशियन में अभी जो हुई है रिसेंटली उसमें 70 साल तक का बंदा गोल्ड मेडल हासिल कर सकता है किसी भी कंट्री का। सो यानी कि वो वाली लिमिटेशन खत्म हो गई कि जी। एक बंदा एक स्पोर्ट्स पर्सन है जी तो जी जी वो कि लाइफ की इसकी एज नहीं है, एज पे अब छोड़ मतलब देना। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि यार नहीं मतलब आपकी एज नहीं साइकिलिस्ट की है। रिटायरमेंट की एज नहीं जी है। रिटायरमेंट की एज ख़त्म हो गई, अब पहले थी अब ख़त्म हो गई है। दैट्स अमेजिंग। जी अगर ये अब ख़त्म हुई है तो इसका मतलब है आप जब भी मेहनत करते जाएंगे 60 साल 65 साल 70 साल की उम्र में आप मेडल ले सकते हैं। रोजी रोटी का इसमें कैसे मौके बनते हैं? देखो ये भी तो एक बात पूछने वाली है ना, जिनके जी, बच्चे जी। स्पोर्ट्स में बड़े इंटरेस्टेड हैं, तो फाइनेंशियली इंसान अपने आप को फिर कैसे लेके चले? फाइनेंशियली इसमें आपको कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको सपोर्ट मिलती है हायर एजुकेशन की तरफ से, ठीक है, और उसके बाद जो है आपको कुछ डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। अब प्राइवेट क्लब्स भी हैं कुछ जो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो न्यू बच्चों को उठा के उन्हें ट्रेन करके जो है मौके दे रहे हैं ताकि वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएँ और मुल्क का नाम भी रोशन कर पाएँ। सो बात ये है कि अल्टीमेटली यू वांट टू, मगर यंग लोगों को वापस कैसे दोगे? देखो साकिब आपने एक बात कही जी। मुझे कि आपने कोशिश की जी मगर आपको कोई सिरा नहीं मिल रहा था, फिर जी। आपको एक फ्रेंड मिल गया। जी उस दोस्त का बड़ा अहम किरदार है। उसका किरदार इस वजह से है कि उसने मुझे जो बात सिखाई थी मैं आगे भी सब लोगों को वही कहना चाहूँगा, अगर उन्होंने स्पोर्ट्स में आना है, किसी भी बंदे ने आना है, वो स्पोर्ट्समैन बन सकता है, पर पहली बात जो और लास्ट बात भी यही है कि दिल छोटा नहीं करना। यहाँ पे होता है कि स्पोर्ट्स में जब भी कोई बंदा आता है ज़रा सा कुछ हुआ वो दिल छोटा करके गेम छोड़ देता है। आपने देखा होगा कुछ बंदे कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो कहती हैं कि हमने पहले स्पोर्ट्स में थे तो आगे से फिर चेंज हो गया, कुछ नहीं बन पाया। मतलब दिल छोटा नहीं करना। अगर गेम में आपने दिल छोटा किया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे गेम में। सो नहीं, बट वही वाली बात है ना कि यंग लोगों को वापस क्या दोगे? देखो साइकिलिंग का कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, है जी मैंने देखे हुए ग्रुप्स जो निकल पड़ते हैं और साइकिलिंग करते हैं, बट जी प्रोफेशनली वो प्रोफेशनल नहीं है, वो अपने नाम के साथ लगा रहे हैं, साइकिलिस्ट लगा रहे हैं, प्रोफेशनल साइकिलिस्ट लगा रहे हैं, पर वो नहीं है। सो वही तो कह रही हूँ ना, इस किस्म उनकी सिर्फ जो साइकिल है वो प्रोफेशनल है, बंदे प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल साइकिल चलाने के लिए के भी कोई आदाब होते हैं और कुछ सिस्टम्स होते हैं ना समझने को। बिल्कुल बिल्कुल। सो यंग लोगों को क्या पैगाम देना चाहोगे, उन यंग लोगों से जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, लड़के लड़कियाँ? ऑल्सो क्या लड़कियों के लिए भी जी उतनी ही मार्जिन है जी जी आगे बढ़ने के लिए? ये नहीं है कि बिल्कुल उसी तरह। और पाकिस्तान में हैं ऐसी जी जी अपॉर्चुनिटीज? पाकिस्तान में है, काफ़ी है।
ओके सो मुझे अब ये बताइए कि आपका पैगाम क्या है यंग लोगों के लिए जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, वो माँ बाप जो आपको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि बात तो सही कर रहा है, चलो अगर कह रही है बेटी इतने अरसे से या बेटा इतने अरसे से तो करने देते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? उनको पैगाम यही है कि अपने जो बच्चे आपके स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं उन्हें सपोर्ट करें, और जो नहीं जाना चाहते उन्हें स्पोर्ट्स की तरफ भेजें। ठीक है, आपके सामने मुआशरा तबाह हो रहा है, नशे वगैरह हर चीज़ आम हो रही है, आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं स्पोर्ट्स के ज़रिए से, उसके अलावा आप ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, और आप उनको लेके आएँ, बच्चों को सपोर्ट करें। अगर वो किसी लेवल पे फेल भी हो रहे हैं स्पोर्ट्स में, स्टडी भी ज़रूरी है, पर उनको अगर स्पोर्ट्स में कहीं फेल हो रहे हैं, कोई मेडल अचीव नहीं कर पा रहे, तो आपने उनको बताना है कि बेटा आप कर सकते हो। ठीक है, उनका हौसला बुलंद होगा और वो आपका नाम ज़रूर रोशन करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Thank you so much for joining us, Saqib. It's really been a pleasure having you on the program and an honor. और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपने अपनी ग्रूमिंग पे सिर्फ स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं किया, बोलना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना भी, एंड इट शोज़। होता ही है कि अक्सर यंग स्पोर्ट्स के पर्सनैलिटीज़ आते हैं शो पे, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता है लेकिन बात नहीं कर पाते। सो इस कंप्लीट ग्रूमिंग का मैं आपको बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी। वेल डन बेटे, एंड बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। मैं ज़रा इधर भी चक्कर लगा लूँ अपनी सहेली के पास। हैं क्या चीज़ हो, क्या चीज़ हो लड़की, ये देखें जी, हमें नहीं पसंद आया कि वो कलर, अच्छा मुझे म्यूटेड बड़ा पसंद था, अच्छा मुझे म्यूटेड बड़ा पसंद था, बट आई लव दिस, इट्स ब्यूटिफुल एंड इट्स सो प्रिटी। द फैक्ट इज कि वही वाली चीज़ है ना कि थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा वो आउट ऑफ द वे जाके इंसान अगर चीज़ करता है। बट द पॉइंट इज, अब इसी तरह सारे बच्चे अगर घर में अपने अपने मतलब जो डेको मतलब बच्चों को आपने सबको एक एक पकड़ा बिल्कुल दिया ऐसे ही। और कहा कि भाई अपने कमरे के बाहर लगाने के लिए आपने बनाए, वो बिल्कुल बनाना ऐसे है। ही। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब देयर इज सो मच टू बी डन इफ यू वांट टू डू इट, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही। तो ये एक प्यारा सा तोहफा जो मेरे लिए तैयार किया गया, सॉरी अच्छा, जी। आपको एक चीज़ मैं न्यू एडिशन है वो दिखाना चाहूँगी, अगर हमारे दिखाओ पास- दिखाओ, जल्दी से दिखा दो ताकि हम फिर जी बिल्कुल। शो को भी आज हम ओके, ये देखिए, दिस इज द न्यू एडिशन इन माई, ये देखें, ये ट्रे है हमारी सर्विंग ट्रे। हेलो, ओ वाओ, देखिए दैट्स इसमें न्यू। एक मज़े की बात है, ये क्या है? ओए भांडे बर्तन। हाँ, ओ माय गॉड, दैट इज सो प्रिटी। अच्छा, अगर इसको ऐसे रखना है तो ऐसे रख ऐसे, लो, और जब जब आपके कोई मतलब बेड आपने- साइड टेबल पे आपने जी, ये बिल्कुल। रखी हुई, इसको आपने ऐसे किया तो वो आपकी और प्रॉपर आपकी टी ट्रॉली बन गई। जी बिल्कुल। Awesome. Always something new, interesting and fun. Thank you so much Ariya. Thank you so much आप ही, आपका भी, इंसाके बेटा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमें दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी with something different, something new, some inspirational personality। बल्कि कल तो हमारे प्रोग्राम में एक लिविंग लेजेंड होंगे। कौन और क्या, ये तो कल ही पता चलेगा इंशाल्लाह। लाइक आई सेड, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।